हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविजन राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस बजट 2020 के अंदर किया था कि कुछ जो वित्तीय मामले होते हैं उन पे कठिन कार्रवाई जो होती है, जिसमें यहाँ तक कि क्रिमिनल चार्जेस भी शामिल थे, उनको जो है वो कम करने का फैसला किया है। जिसमें प्रमुख तरीके से जो है वो चेक के बाउंस को लेकर जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस मामले को, चेक की बाउंसिंग को आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, चेक और जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पर साइन करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी डिटेल जो है वो मेंशन्ड होती है, और वो एक तरीके से वादा करता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको इतना इतना पैसा अदा करने का जो है वादा करता हूँ। इस पैसे को, इस वैल्यू को जो है वो बाज़ार में आप जो है वो एक तरीके की गारंटी भी मान सकते हैं, इसीलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसके लिए जो अधिनियम है, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से जो है वो क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंदर जो भी प्रावधान हैं, सज़ा वगैरह के प्रावधान जो भी हैं, वो सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर में आते हैं, जिसको विनिमय साध्य विलेख नियम भी कहा गया है, या परक्राम्य लिखित अधिनियम जो है ये 1881 में अंग्रेज़ों के टाइम पे आया हुआ है, सीधी सी बात है। अब चेक के माध्यम से अगर कारोबार में होने वाली शिकायतें जो है, या चेक अगर बाउंस होता है, या चेक डिफ़ॉल्ट होता है, या किसी और तरीके से भी चेक से जुड़े हुए जो भी नियम कायदे हैं वो इस एक्ट के अंदर में है, और इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी इसी में है। इम्पॉर्टेंट धारा 138 चेक बाउंस से जुड़ा हुआ जो नियम है, उसके अंदर इस सेक्शन के अंदर जो है वो इस चेक के बाउंस होने की स्थिति में सज़ा का प्रावधान दिया गया है। दूसरी ओर बजट 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कुछ ऐसे मामले हैं जैसे चेक बाउंस होना वगैरह, जिनको क्रिमिनल एक्ट पूरी तरीके से मानना जो है वो बिजनेसमैन को थोड़ा सा डराने धमकाने वाली बात होती है कि अगर आपका चेक बाउंस होता है किसी कारण की वजह से, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले कोई चेक जारी किया था और 6 महीने बाद तक के लिए किया था। अभी इस तरीके की परिस्थिति के अंदर उस चेक के बाउंस हो जाने की स्थिति में उस बिजनेसमैन को जेल तक जाना पड़ सकता है, ऐसे कानून थे। हालांकि प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो जो धारा 138 के अंदर में प्रावधान है, उसके अंदर कोई भी चेक बाउंस होने पर बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को वास्तविकता में जेल हुई हो। अक्सर ये मामले जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के माध्यम से जो है वो सुलझा दिए जाते हैं, या फिर कोर्ट जो है वो एक पेनल्टी लगाती है। हालांकि इसके अंदर प्रावधान है 2 साल तक की सजा का। गवर्नमेंट ने घोषणा की थी बजट में कि गैर गंभीर जो वित्तीय अपराध हैं उनमें से कुछ में जो दंड है उनको कम कर दिया जाएगा, और उसी श्रेणी में इसको नोटिफाई किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो व्यापार करने की आसानी का इंडेक्स है, उसमें भी भारत की रैंकिंग में सुधार होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से कहा जा रहा है, इसकी जो बहुत समय से मांग उठती रही है कि चेक बाउंस होने जैसे गैर गंभीर मामलों को लेकर बिजनेसमैन को हैरेस किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से भारत में किसी भी इस तरीके के जो वित्तीय मामले होते हैं उनके अंदर सज़ा का खौफ जो है वो रहता है। और दूसरी ओर जो है वो बिजनेसेस भारत में निवेश करने के लिए या भारत में कोई कार्रवाई करने के लिए जो है वो झिझकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस कदम के उठाने से सुधार होने की भारत सरकार को उम्मीद है। दूसरी ओर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये विश्व बैंक जारी करता है रिपोर्ट, और 2020 के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत की 63वीं रैंक थी। इसके कुछ पक्ष और विपक्ष हैं, उनको देख लेते हैं। समर्थक जो हैं वो बात कह रहे हैं कि इससे भारत में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। देखिएगा, जैसा मैंने कहा कि चेक बाउंस होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मामले कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, जिससे कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग मामलों का, लंबित मामलों का जो है वो क्रम बढ़ जाता है, जिससे अदालत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर मामलों में अदालत से पहले ही बाहर ही इसका निवारण हो जाता है, तो अगर ये मामला वैसे भी क्रिमिनलाइजेशन में नहीं आता या सिविल कोर्ट के माध्यम से चलता, तो जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके केस लोड में वृद्धि नहीं होती और अदालत का काम आसान हो जाता है। इसी और दूसरी ओर व्यवसायी जो हैं उनके लिए जेल जाने का जो एक खतरा बना रहता है वो उससे मुक्त होंगे, दबाव उन पर कम होगा। सिविल कोर्ट और बातचीत के तहत मामले जो है वो सुलझा लिए जाएंगे, जिससे भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने की जो शर्तें हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत आती हैं, उसमें जो है भारत की रैंकिंग में सुधार होगा और ये भारत के लिए अच्छा रहेगा।
वहीं इसके विपक्ष में जो लोग हैं, जो व्यापारी संघ हैं, उनका ये कहना है कि इससे बाउंस चेक बढ़ जाएंगे, यानी कि लोग जो है वो ये घबराएंगे नहीं कि एक चेक जो है वो देने पर कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है वो बाउंस चेक देना या डर्ट चेक जिसको बोला जाता है, फाइनेंशियल टर्म में डर्ट चेक, यानी कि जो है वो एक व्यर्थ चेक जारी कर दिया जाएगा लोगों की तरफ से, जिसकी संख्या में वृद्धि होगी। बिना किसी डर के लोग जो है वो चेक का सम्मान नहीं करेंगे, यानी कि चेक को ऑनर नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मैंने चेक जारी किया है बट मेरे को उसमें पेमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है कि वो बार बार चेक बाउंस भी करवाए। वहीं दूसरी ओर चेक वाला व्यक्ति जो है वो अपने हाथ में जो चेक का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो शक्ति है कि कोर्ट जा सकते हैं, वो एक तरीके से जो डर है वो एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति के लिए कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है वो चेक का तात्पर्य थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा इसका विपक्ष है। वहीं इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सभी तरीके के मामले ड्रॉप कर दिए जाए, नहीं, उस व्यक्ति के लिए जेल नहीं होगी बट उसके लिए फाइन आदि का प्रावधान रहेगा। इसमें से जो चीज़ें हैं जो इनमें पॉइंट बनते हैं वो आपको थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है वो इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसके प्रावधान, इसमें 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम के बाद में कुछ संशोधन किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक चेक को जहां से वो जारी हुआ है वहीं पर जो है उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, ऐसी कुछ धाराएं जो है वो 2015 में इसमें संशोधित की गई थी। उसके बाद में व्यापार करने में आसानी के लिए जो यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है भारत की, उसकी रैंक में सुधार होने जैसी चीज़ें, और रैंक कैसे बनाई जाती है, भारत की क्या रैंक रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, आदि कुछ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस इस पॉइंट से बनते हैं। वहीं अगर मेंस की बात करेंगे तो बहुत सारे सुधार अभी भारत सरकार ने हाल ही के अंदर लाए हैं वित्तीय क्षेत्र को देखते हुए, और इन वित्तीय सुधारों में देखेंगे तो भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधारों की क्या गुंजाइश है, क्या क्या सुधार करके जो है वो हम बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी, इस तरीके की चीज़ें, आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए मामले, और उसमें किस तरीके से इस तरीके के कदम सहायता करेंगे या नुकसानदायक हो सकते हैं। वहीं व्यापार रैंक जो है उसके लिए ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है भारत को, और क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आदि चीज़ें जो है मेंस और प्री दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वहीं भारत में जो है वो कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो किस तरीके से ईज किया जा सकता है, रेड टेपिज्म जिसको कहा जाता है या लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से कम की जा सकती है, और इसमें किस तरीके से ये जो वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम हैं वो कहाँ जो है वो खड़े होते हैं, क्या पैमाना रहेगा। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मेंस और पी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।